मौर्य साम्राज्य जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज कर रहा था। हाँ, एक छत्र राज था उनका। बिल्कुल। लेकिन फिर वो अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। मतलब इतने बड़े और मजबूत प्रशासन के ढह जाने के बाद आखिर होता क्या है? एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो जाता है, यानी सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य। हाँ, और यहीं से भारत के इतिहास में एक ऐसा नया मोड़ आता है जिसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। एक तरफ देश के भीतर ही स्वदेशी राजवंश उभरकर सत्ता संभालते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम की सीमाओं से विदेशी आक्रमणकारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। सही कहा। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की, उनके लिए आज की इस डीप डाइव में एक खजाना है। बिल्कुल खजाना है। क्योंकि हमारे पास मौजूद सभी ऐतिहासिक स्रोत ये साफ बताते हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं। हाँ, पर इस कालखंड को सिर्फ युद्धों या राजाओं के बदलने के चश्मे से देखना मुझे लगता है एक भूल होगी। हम बिल्कुल भूल होगी। जब मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल ढांचा गिरता है तो केवल सत्ता नहीं बदलती, कला, साहित्य, धर्म और प्रशासन की पूरी व्यवस्था ही एक नए सांचे में ढलने लगती है। मतलब एक पूरी तरह से नया रूप सामने आता है। हाँ, ये एक ऐसा समय था जब एक तरफ मूर्तिकला की नई शैलियों का जन्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में सीसे और शुद्ध सोने के सिक्कों का चलन शुरू हो रहा था। और विदेशी लोग भारत आ रहे थे। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति का ऐसा वैश्वीकरण हो रहा था जिसने आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। इसलिए इन तथ्यों के पीछे छुपे कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सत्ता के उन नए केंद्रों को डिकोड करते हैं जो मौर्यों के पतन के ठीक बाद हम स्वदेशी राजवंशों के रूप में उभरे। हाँ, और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है शुंग वंश का। शुंग वंश, जिसका शासनकाल 185 से 73 ईसा पूर्व माना जाता है, और इस वंश की शुरुआत किसी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण से तो बिल्कुल नहीं हुई थी। नहीं, वो एक बहुत ही नाटकीय घटना थी। बिल्कुल। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इस नए वंश की नींव रखी थी, और बाणभट्ट के हर्षचरित में भी इस तख्तापलट का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि पुष्यमित्र शुंग केवल एक सेनापति से राजा नहीं बना था। मतलब सत्ता हथियाने के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि जनता और समाज उस नए राजा को कैसे स्वीकारें, अपनी सत्ता को लेजिटिमेसी देना या वैधता देना। एग्जैक्टली। अपनी इसी राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को वैधता देने के लिए पुष्यमित्र ने कई कदम उठाए। धनदेव के अयोध्या शिलालेख से ये महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ मतलब ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये अपनी शक्ति और संप्रभुता का सार्वजनिक प्रदर्शन था। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन यज्ञों के पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। अरे हाँ, ये वही पतंजलि हैं जिन्हें योग दर्शन के संस्थापक और संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ महाभाष्य के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सही कहा। अब एक तरफ बौद्ध धर्म के साथ पुष्यमित्र के टकराव को लेकर दिव्यावदान जैसे ग्रंथों में कुछ विवादित बातें हैं, लेकिन वास्तुकला के नजरिए से देखें तो इसी काल में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भरहूत स्तूप बना। और सांची स्तूप के चारों ओर जो पत्थर की रेलिंग है यानी वेदिका, उसका निर्माण भी शुंग काल में ही हुआ था। बिल्कुल। ये एक बहुत ही अहम कड़ी है कि कैसे साहित्य और धर्म का इस्तेमाल एक नए साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किया जा रहा था। और जब साहित्य की बात आती है तो पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का नाम इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक बहुत ही शानदार तथ्य लेकर आता है। हाँ, कालिदास की बेहद प्रसिद्ध रचना मालविकाग्निमित्रम। बिल्कुल, और इसका जिक्र अक्सर साहित्य के सवालों में होता ही है। इस नाटक के मुख्य नायक यही राजा अग्निमित्र थे, जो पुष्यमित्र के बेटे थे। हाँ, ये किताब अग्निमित्र और मालविका के राजनैतिक और कूटनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम कहानी है, जो ये दिखाती है कि शुंग काल में राजमहलों का जीवन आखिर कैसा था। इसी शुंग वंश के एक और शासक भागभद्र, उनका समय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी घटना का गवाह बना। उनके दरबार में ग्रीक राजा एंटियालकिडास का एक राजदूत आया था जिसका नाम हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस, हाँ। और ये तथ्य परीक्षाओं के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये एक विदेशी ग्रीक राजदूत के भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस जाने का प्रमाण है। मतलब वो पूरी तरह से यहाँ के रंग में रंग गया था। बिल्कुल। हेलियोडोरस ने भारतीय भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म से इतना गहरा प्रभाव ग्रहण किया कि उसने मध्य प्रदेश के बेसन नगर, जिसे आज विदिशा कहा जाता है, वहां भगवान वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवा दिया। और इस स्तंभ पर आत्मसंयम, त्याग और सतर्कता जैसे नैतिक गुण उकेरे गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उस दौर की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक विदेशी आक्रमणकारी संस्कृति का नुमाइंदा भारतीय धर्म का अनुयायी बन रहा था। ये सांस्कृतिक मेलजोल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। सही कहा। खैर, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, लेकिन उसकी कहानी भी बृहद्रथ जैसी रही। देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और 73 ईसा पूर्व में एक नए वंश, कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का इतिहास वैसे बहुत ही संक्षिप्त रहा है। हाँ, बहुत छोटा था। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी और इस वंश में वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन जैसे शासक हुए। अंतिम शासक सुशर्मन था, जिसे दक्षिण की एक नई उभरती हुई शक्ति ने मार गिराया। और इसी के साथ सत्ता का मुख्य केंद्र उत्तर भारत से खिसक कर दक्षिण की ओर चला गया। बिल्कुल। और ये नई शक्ति थी सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक बहुत लंबी और जरूरी स्थिरता लेकर आया। पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहा गया है। हाँ, आंध्र। और इनका मूल स्थान मुख्य रूप से महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान या पैठण क्षेत्र था। इस वंश की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने लगभग 300 सालों तक शासन किया। 300 साल! इतिहास में इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सफलता है। और जैसा कि पहले जिक्र हुआ, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, जिसका प्रमाण नासिक शिलालेख में मिलता है। हाँ, और जब हम सातवाहनों के उन प्रमुख शासकों की बात करते हैं जहां से सीधे सवाल बनते हैं, तो शातकर्णी प्रथम का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। इन्होंने सबसे पहले शातकर्णी की उपाधि धारण की थी और इनकी राजनीतिक उपलब्धियों का सबसे बड़ा स्रोत इनकी पत्नी नागनिका का नानेघाट शिलालेख है। इसके बाद एक बहुत ही अलग तरह के शासक का नाम आता है, राजा हॉल। आमतौर पर राजाओं की पहचान उनके युद्धों से होती है, लेकिन राजा हॉल एक महान विद्वान थे। उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती या गाहा सप्तसई नाम के ग्रंथ की रचना की थी। ये 700 श्लोकों का एक ऐसा अनूठा संग्रह है जिसमें ग्रामीण जीवन और प्रेम कथाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है। युद्धों के दौर में एक राजा का साहित्य की ओर ये झुकाव इसे परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा प्रश्न बनाता है। साहित्य के सुनहरे दौर के बाद सातवाहन साम्राज्य को उसका सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक मिला, गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी, हाँ। उनकी माता बलसिरी के नासिक शिलालेख में उन्हें अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, जो उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया था। और उन्होंने विदेशी शक शासक नहपान को युद्ध में बुरी तरह हराया था। हराया ही नहीं, बल्कि ये साबित कर दिया कि स्वदेशी राजवंश विदेशियों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें पीछे ढकेल सकते हैं। गौतमीपुत्र ने नहपान के सिक्कों को दोबारा अपने नाम से जारी करवाया, जो उनकी प्रभु सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। सातवाहनों के समाज और प्रशासन को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। हाँ, राजाओं के नाम के आगे उनकी माताओं का नाम जुड़ा होता था, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी या फिर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। पहली नजर में ये किसी मातृसत्तात्मक समाज का संकेत लग सकता है, जहां महिलाओं के हाथ में सत्ता हो। लेकिन अगर हम उनके राज सिंहासन और संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों को ध्यान से देखें, तो सत्ता पूरी तरह से पितृसत्तात्मक ही नजर आती है। पिता के बाद पुत्र ही राजा बनता था। इसका मतलब ये हुआ कि माताओं का नाम जोड़ना महिलाओं के प्रति गहरे सम्मान और अपने वंश की पहचान को अलग दिखाने का एक तरीका था, न कि मातृसत्तात्मक शासन। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। नाम मातृसत्तात्मक थे, लेकिन व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। इसके अलावा प्रशासन के मोर्चे पर सातवाहनों ने एक ऐसा चलन शुरू किया जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल दिया। कर मुक्त भूमि या जागीरें दान में देने की प्रथा। हाँ, इसे भूमि अनुदान या लैंड ग्रांट्स कहा जाता है। इसका सबसे पहला पुरातात्विक प्रमाण सातवाहनों के समय का ही मिलता है। और शुरुआत में ये भूमि मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं और बाद में ब्राह्मणों को दी जाती थी। इससे हुआ ये कि राजा की शक्ति धीरे धीरे स्थानीय जमींदारों या धार्मिक नेताओं के पास जाने लगी,
जो आगे चलकर सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का आधार बना। प्रशासन और अर्थव्यवस्था के इसी ढांचे में जिले को सातवाहन काल में आहार कहा जाता था और ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की जिम्मेदारी ग्रामिक के पास होती थी। लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है इनकी मुद्रा प्रणाली। ये तो एसएससी और रेलवे परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का बहुत ही पसंदीदा सवाल है। बिल्कुल। आमतौर पर प्राचीन काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का ही चलन देखने को मिलता है, लेकिन सातवाहनों ने मुख्य रूप से सीसे यानी लेड के सिक्के चलाए। सीसे के सिक्के, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है। इसके अलावा उन्होंने पोटीन और कांसे के सिक्के भी जारी किए। इनकी आधिकारिक भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सीसे के सिक्कों का उपयोग उनकी भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक जरूरतों को भी दर्शाता है। दक्कन के क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध थे, उन्होंने उसी के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था को ढाला। सही बात है। अब अगर हम भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम की तरफ चलें, तो वो क्षेत्र उस समय एक बिल्कुल ही अलग तरह की हलचल का गवाह बन रहा था। विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवेश। हाँ, यहाँ से इतिहास का वो हिस्सा शुरू होता है जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर बहुत रोमांचक है। जब हिंदू कुश पर्वत के दर्रों को पार करके विदेशी आक्रमणकारी भारत आने लगे, तो एक नया अध्याय शुरू हुआ। इनमें सबसे पहले आए हिंद यवन, जिन्हें इंडो ग्रीक्स भी कहा जाता है। और इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित नाम मिनांडर का है, जिसे भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिनांडर का इतिहास बौद्ध धर्म के दर्शन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिनांडर के मन में जीवन, आत्मा और धर्म को लेकर कई गहरे सवाल थे। और इन दोनों के बीच जो आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्नोत्तर हुए, उन्हें मिलिंद पन्हों, जिसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। मौर्योत्तर काल के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में इंडो ग्रीक्स का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने ही भारत में हेलेनिस्टिक कला को संरक्षण दिया, जो प्राचीन यूनानी कला का रूप है। और यही हेलेनिस्टिक कला आगे चलकर स्थानीय भारतीय तत्वों के साथ मिलकर मशहूर गांधार कला के रूप में विकसित हुई। इंडो ग्रीक के बाद शकों का प्रवेश होता है, जिन्हें इतिहास में सीथियन भी कहा जाता है। ये मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियां थीं, जो कबीलाई संघर्षों के कारण भारत की तरफ धकेल दी गई थीं। भारत में इनकी 5 अलग अलग शाखाएं स्थापित हुईं, जो अफगानिस्तान से लेकर मथुरा और उज्जैन तक फैली थीं। इनमें उज्जैन शाखा का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन का नाम भारतीय इतिहास में एक बहुत ही खास वजह से दर्ज है। गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित 150 ईस्वी का जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से ही जुड़ा है। और ये शिलालेख कई मायनों में ऐतिहासिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विशुद्ध संस्कृत भाषा और काव्य शैली में लिखा गया भारत का सबसे पुराना और लंबा शिलालेख है। मतलब एक विदेशी मूल का शासक संस्कृत भाषा में इतना लंबा शिलालेख लिखवा रहा है, ये साबित करता है कि विदेशी आक्रमणकारी न केवल भारतीय संस्कृति को अपना रहे थे, बल्कि उसके सबसे बड़े संरक्षक भी बन रहे थे। इसी जूनागढ़ शिलालेख से बुनियादी ढांचे के विकास का एक और बड़ा तथ्य सामने आता है। हाँ, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। रुद्रदामन ने सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ये वही सुदर्शन झील है जिसका निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। इसका सीधा सा मतलब है कि मौर्य काल के कृषि और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को एक शक शासक सुधार रहा था। शकों का ये शासन काफी लंबा चला, लेकिन अंततः उनके अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने युद्ध में मार गिराया। और इस विजय की खुशी में विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। शकों के शासन के समानांतर और उनके बाद पल्लव या इंडो पार्थियन आए। इनका मूल निवास ईरान यानी पार्थिया था। इंडो पार्थियनों का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफार्नीज था, जिसका इतिहास पेशावर के पास से मिले तख्त-ए-बाही शिलालेख में दर्ज है, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। धार्मिक इतिहास के लिहाज से गोंडोफार्नीज का समय एक बहुत बड़ी घटना का गवाह है। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार भारत आए थे। ये तथ्य दिखाता है कि भारत का संपर्क मध्य पूर्व और यरूशलेम तक कितना गहरा हो चुका था। इसके बाद भारत के इतिहास में उस विदेशी शक्ति का प्रवेश होता है
जिसने एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया जिसका राजनीतिक और आर्थिक असर चीन से लेकर रोमन साम्राज्य तक महसूस किया गया। कुषाण साम्राज्य। बिल्कुल, कुषाण जो मुख्य रूप से मध्य एशिया की युइची जनजाति की एक शाखा थे और घुमंतू जीवन जीते हुए धीरे धीरे भारत की सीमाओं तक पहुंच गए थे। कुषाणों का भारत आना प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर साबित हुआ। इस वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए जिन पर त्रिरत्न जैसे बौद्ध प्रतीक देखे जा सकते हैं। लेकिन कुषाण सत्ता को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने का श्रेय उनके बाद आने वाले विम कड़फिसेस को जाता है। विम कड़फिसेस भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने बड़े पैमाने पर और नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के, और वो भी नियमित रूप से? हाँ, उसके सिक्कों पर एक तरफ यूनानी और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। सबसे रोचक बात यह है कि विम कड़फिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां उकेरी गई थीं, जो ये स्पष्ट करती हैं कि उसने शैव धर्म अपना लिया था और महेश्वरी की उपाधि धारण की थी। नियमित सोने के सिक्कों की शुरुआत आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल। पर यह समृद्धि आ कहां से रही थी? इसका सीधा जवाब कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क के शासनकाल में मिलता है, जिनका समय 78 से 105 ईस्वी तक रहा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। कुषाणों की ये अपार संपत्ति और सोने के सिक्कों का खजाना उस नियंत्रण से आ रहा था जो उन्होंने उस दौर के सबसे अहम व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर स्थापित किया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण कुषाणों की ताकत की रीढ़ था। यह मार्ग चीन से शुरू होकर भारत और मध्य एशिया से होते हुए ईरान और सीधे रोमन साम्राज्य तक जाता था। इस मार्ग से रेशम, मसाले और घोड़ों का व्यापार होता था और इस मार्ग पर टोल या कर वसूलने से कुषाणों को भारी आर्थिक लाभ हुआ, जिसने उनके सोने के सिक्कों को वित्त पोषित किया। इसके साथ ही कनिष्क से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास के दस्तावेजों में बहुत अहम स्थान रखते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत, ये कैलेंडर इतना सटीक है कि आज भी भारत सरकार अपने आधिकारिक कार्यों के लिए इसी का उपयोग करती है। कनिष्क के शासनकाल की एक और युगांतरकारी घटना बौद्ध धर्म से जुड़ी है। इन्हीं के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति यानी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष महान विद्वान वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह परिषद इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग संप्रदायों हीनयान और महायान में बंट गया। महायान संप्रदाय यहीं से अपने अंतिम रूप में सामने आया। महायान एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि इसमें बुद्ध को केवल एक महान शिक्षक या मार्गदर्शक मानने के बजाय एक देवता के रूप में देखा जाने लगा और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने की शुरुआत हुई। कनिष्क का दरबार उस समय के सबसे महान विचारकों और विद्वानों का केंद्र था। पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे दार्शनिक वहां मौजूद थे। नागार्जुन जैसे महान विचारक जिन्होंने शून्यवाद या सापेक्षता का सिद्धांत दिया और जिन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, वो भी कनिष्क के ही राजदरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसके अलावा आयुर्वेद के महान चिकित्सक महर्षि चरक भी उनके दरबार में थे। ये ज्ञान और विज्ञान का एक अभूतपूर्व संगम था। कनिष्क ने वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया और कश्मीर में कनिष्कपुर नाम का एक नया शहर बसाया। जब महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्तियों की बात उठी है तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला ने क्या नया रूप लिया। इस काल में मूर्तिकला की दो बहुत ही स्पष्ट और अलग-अलग शैलियां विकसित हुईं, गांधार कला और मथुरा कला। इन दोनों कला शैलियों का अंतर बहुत ही रोचक है। गांधार कला मुख्य रूप से शको और इंडो ग्रीक्स के संरक्षण में फली फूली। ये एक यथार्थवादी या रियलिस्टिक शैली है जिसमें भारतीय विषयों, विशेषकर बुद्ध के जीवन को रोमन और यूनानी तकनीक से उकेरा गया है। अगर गांधार कला की बुद्ध मूर्तियों को देखा जाए तो उनमें बुद्ध को यूनानी देवताओं की तरह घुंघराले बाल, गठीला शरीर और भारी सिलवटों वाले कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर मथुरा कला पूरी तरह से स्वदेशी शैली थी, जिसे कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। रहित खड़ी मूर्ति है जो उनके शाही लिबास को दर्शाती है। मूर्तिकला के साथ साथ इसी काल में वास्तुकला के क्षेत्र में
महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर विशाल और शानदार बौद्ध चैत्य बनाए गए, जिनमें कार्ले का चैत्य अपने आकार और शिल्प के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और अगर हम दक्षिण की तरफ आंध्र प्रदेश में देखें तो वहां अमरावती और नागार्जुनकोंडा में स्तूपों और बौद्ध कला का जबरदस्त विकास हुआ, जिसमें संगमरमर का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। अगर इस पूरे मौर्योत्तर काल के इतिहास को एक साथ रखकर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक पुराने साम्राज्य के टूटने का समय नहीं था, बल्कि ये भारत में निर्माण कला, उन्नत साहित्य और वैश्विक व्यापार के चरमोत्कर्ष का समय था। जूनागढ़ का पहला और सबसे लंबा संस्कृत शिलालेख विम कड़फिसिस के शुद्ध सोने के सिक्के, सातवाहनों द्वारा शुरू किया गया भूमि अनुदान और सीसे के सिक्के, और कनिष्क द्वारा शुरू किया गया शक संवत, ये सभी ऐसे मील के पत्थर हैं जो आज भी हमारी संस्कृति और व्यवस्था का हिस्सा है। इस पूरी डीप डाइव से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का ब्यौरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इंसानी समाज के लगातार बदलते रहने की कहानी है। लेकिन इस कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि जब कोई विशाल, मजबूत और केंद्रीकृत साम्राज्य जैसे कि मौर्य साम्राज्य टूटता है तो उसका परिणाम सिर्फ तबाही और अराजकता ही होता है। हर तरफ अव्यवस्था फैल जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि अगर मौर्य साम्राज्य का वो मजबूत ढांचा नहीं टूटता और सत्ता का वो शून्य पैदा नहीं होता, तो क्या भारतीय उपमहाद्वीप में कभी इतने बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण हो पाता? शायद विदेशी आक्रमणकारी कभी भारत के इतने करीब नहीं आ पाते। अगर वो तथाकथित अराजकता नहीं होती तो शायद ग्रीक राजदूत कभी भागवत धर्म नहीं अपनाते और मध्य एशिया से आए कुषाण कभी संस्कृत भाषा और बौद्ध धर्म के इतने बड़े रक्षक नहीं बनते। कई बार एक बहुत बड़े और पुराने सिस्टम का टूटना ही उस उपजाऊ जमीन को तैयार करता है जहां एक नई, ज्यादा खुली और विश्व स्तर पर जुड़ी हुई सभ्यता जन्म ले पाती है। और इतिहास की यही पहेली उसे इतना दिलचस्प बनाती है।